धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जैसे ही लॉकडाउन जरा सा खुला, वैसे ही दिल्ली पुलिस की ब्रांच ने एक के बाद एक दिल्ली दंगे को लेकर कई सारी चार्जशीट्स कोर्ट में दाखिल कर दी हैं। उसके बाद सवाल खड़े होने लगे चार्जशीट की टाइमिंग को लेकर। उसके बाद सवाल खड़े होने लगे चार्जशीट में जो मामला पेश किया गया, जो चार्जेस लगाए गए, जो आरोप पत्र लगाए गए, उसको लेकर कहा जाने लगा कि पुलिस की जांच एक तरफा लग रही है। तो ऐसे में मेरे जहन में सवाल आया कि इसको लेकर एक पुलिस अधिकारी से ही बात की जानी चाहिए, और उसके लिए हमारे साथ स्काइप पर जुड़ रहे हैं VN रॉय साहब, यानी कि विभूति नारायण साहब। पूर्व आईपीएस रहे हैं, वो आईपीएस रहे हैं जिन्होंने मेरठ के हाशिमपुरा में 35-46 मुसलमानों को इंसाफ दिलाने के लिए आखिरी दम तक लड़ाई लड़ी है। उन्हीं की किताब आज भी पढ़ी जाती है, हाशिमपुरा के नाम से है, आप पढ़ सकते हैं। उनसे तुलना करेंगे। उस दौरान दो घटनाएं हुई थी मेरठ के अंदर, एक हुई थी हाशिमपुरा और दूसरी हुई थी मलियाना। हाशिमपुरा वाली घटना के लोगों को लाकर गाजियाबाद में मारा गया था। उस वक्त सर गाजियाबाद के एसपी हुआ करते थे, तो उनको तो इंसाफ मिल गया, लेकिन मलियाना वालों को आज तक इंसाफ नहीं मिला है। तो क्या दिल्ली पुलिस की जो कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं वो सही है? वो कैसे देखते हैं? क्योंकि वो भी खुद दिल्ली दंगे के दौरान जमीनी सतह पर उतरकर दिल्ली दंगों की जो है पूरी एक रिपोर्ट अपने आप में तैयार कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। पहला मेरा सवाल, क्या दिल्ली पुलिस पर जो आरोप लग रहे हैं टाइमिंग को लेकर कि उसने सवाल खड़ा किया जा रहा है कि वो बहुत जल्दबाजी में चार्जशीट कर रही है, और जैसे ही लॉकडाउन हटा उसने फौरन आनंद फानन में चार्जशीट दाखिल करना शुरू कर दिया, क्या सवाल उठाना ठीक है? देखिए, समय को लेकर के तो किसी तरह का शक जाहिर करने के लिए हमारे पास बहुत ठोस प्रमाण होने चाहिए, और मेरे पास वो नहीं है। जाहिर है कि 2-2.5 महीने हो गए थे दंगे को ख़त्म हुए, और ये अकेला वाहिद दंगा है जिसमें हज़ारों घंटों की रिकॉर्डिंग मौजूद है। जो सीसीटीवी कैमरे थे उन्होंने रिकॉर्डिंग की थी, लोगों ने अपने मोबाइल फ़ोनों से रिकॉर्डिंग की थी, टीवी चैनल्स के फोटोग्राफर्स गए थे, उन्होंने अपने कैमरों से रिकॉर्डिंग की थी। तो इस बार तो बहुत सारी चीज़ें एक तरह से आपके आंखों के सामने हैं, और जाहिर है कि 2-2.5 महीने काफ़ी थे। दिल्ली पुलिस ने अपनी पूरी स्क्रूटनी की होगी और ये चार्जशीट दाखिल की। मुझे इसमें समय को लेकर उतनी आपत्ति नहीं है। मेरे मन में एक दूसरे तरह की शंका है। देखिए, इस दंगे में जो मारे गए थे, 53 या 54 लोग मारे गए थे, उसमें 2/3 मुसलमान थे और 1/3 हिंदू थे। तो मैं अखबारों में बड़े ध्यान से ये चार्जशीट्स जब दाखिल हो रही हैं तो उनको पढ़ रहा हूँ, और दुर्भाग्य से मेरे मन में ये संशय पैदा हो रहा है कि ये एक तरफा किया जा रहा है सब कुछ। बहुत कम चार्जशीट्स मुझे ऐसी दिखाई दी जो हिंदुओं के खिलाफ लागू हुई, दायर हुई हों, जो जो मुसलमान मरने वालों को के अभियुक्तों के खिलाफ दाखिल हुई हों। ज़्यादातर चार्जशीट्स एक तो मुसलमानों के खिलाफ ही दाखिल हो रही हैं। दूसरे, इनमें जो सबसे बड़ी दिक्कत आएगी, जो मुझे अपने 37 साल का जो पुलिस का अनुभव है उससे मैं कह सकता हूँ, इसमें बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट जो किसी न किसी वजह से शाहीन बाग के प्रदर्शन के दौरान या उसके बाद जब ये दंगे फसाद होने के थोड़ा पहले उस इलाके में भी गए थे और उन्होंने विक्टिम्स को और प्रोटेस्टर्स को एड्रेस किया था, तो उनके खिलाफ, उनके भाषणों के आधार पर उनके खिलाफ भी कॉन्स्पिरेसी का या इस तरह भड़काने का ये सारा आरोप लगाया जा रहा है। मैं नहीं समझता किसी अदालत में ये आरोप टिक पाएंगे। उसकी वजह है कि आप देखिए, आईपीसी में सबसे मुश्किल होता है 120B, यानी षड्यंत्र का आरोप साबित करना। तो अगर ये षड्यंत्र की धाराएं लगाई गई हैं तो इनका टिक पाना बहुत मुश्किल होगा, एक तो कानूनी नज़र से, और दूसरे हमारे लोकतंत्र के लिए भी शायद ये बहुत अस्वस्थ है। ये बहुत स्वस्थ परंपरा नहीं बन रही है कि हम जो एक्टिविस्ट, जो समाज में काम करने वाले लोग, जो प्रोटेस्ट में शरीक होने वाले लोग वहां गए और उन्होंने प्रोटेस्टर्स के सामने जो भाषण दिए उनके आधार पर मुकदमे कायम किए जाए, फिर तो लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रह गया। सरकार अगर कोई कानून बनाए, उसका विरोध हो, तो कोई भी वहां जाने से हिचकिचाएगा, क्योंकि कल को अगर कोई हिंसा हो जाती तो उसको भी उसमें लपेट लिया जाएगा। तो ये दो कारण हैं जिसे मुझे लगता है कि इन चार्जशीट्स को थोड़ा मशकूक बनाती। दो सवाल आपने काफी महत्वपूर्ण उठाए। आपने कहा कि 53-54 लोग मारे गए थे, जिसमें से 10-12 हिंदू हैं और तमाम लोग मुसलमान हैं, लेकिन चार्जशीट जो आपने अखबारों के जरिए पढ़ी है वो लग रहा है कि सिर्फ मुसलमानों
के खिलाफ की गई है, हिंदुओं के खिलाफ नहीं की गई है जो मुसलमान मारे गए, जबकि मुसलमान ज्यादा मारे गए। एक चीज ये निकली। दूसरी चीज आपकी बात से ये निकलती है कि जो एक्टिविस्ट हैं, जो समाज सेवक हैं, जो लोग समाज सेवा में लगे रहते हैं, लोगों की सेवा में जाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, उनके खिलाफ इस तरीके से षड्यंत्र का मुकदमा दर्ज करना, ये दो चीजें निकलती हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं पहले सवाल पे, आपको जो लगता है कि क्यों नहीं की गई है हिंदुओं के खिलाफ, जो हिंदू आरोपी हैं उनके खिलाफ चार्जशीट क्यों नहीं की गई है? नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा कि चार्जशीट की नहीं गई, लेकिन बहुत कम मुझे इक्का दुक्का चार्जशीट पढ़ने को मिली है जो जिसमें हिंदू आरोपी हैं। ये एक खास तरह का कम्युनल बायस जो पुलिस के आचरण में अक्सर हमें देखने को मिलता है, वही फिर दिखाई दे रहा है। तो ये लोकतंत्र के लिए और इस देश में स्थिरता के लिए, इस देश के सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए, और सबसे बड़ी चीज हमारा जो संविधान का जो सेकुलर कैरेक्टर है उसको बचाए रखने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए मैं समझता हूँ कि अच्छी बात नहीं है। अब दूसरा सवाल आपने उठाया, एक्टिविस्ट पे एफआईआर दर्ज कर लिया, उनको भी षड्यंत्र का आरोपी बनाया गया, तो क्या ये आगे आने वाले टाइम में हो सकता है, लॉकडाउन खत्म होने के बाद फिर से सीए को लेकर आंदोलन हो, फिर से एनआरसी को लेकर, एनपीआर को लेकर आंदोलन हो, उन आंदोलनों को कुचलने के लिए ये तरीका अपनाया गया पुलिस के जरिए? मैं भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो नहीं बता सकता, लेकिन मेरा अपना मानना है कि ये खराब प्रवृत्ति है, इसको एनकरेज नहीं करना चाहिए। लोगों को प्रोटेस्ट करने के लिए, अपना विरोध प्रकट करने के लिए सरकार को प्रोत्साहित करना चाहिए। वही तो एक तरीका है जिससे कि जो गुस्सा है, जो आपके अंदर आक्रोश है, वो एक निकल जाता है। जिस तरह से आप देखते हैं किसी बर्तन में पानी खौल रहा हो, तो भाप को, प्रेशर कुकर का उदाहरण लीजिए ना, भाप को निकालने के लिए कुछ छेद की जरूरत होती है। हाँ जी हाँ, तो उसी तरह जनता के बीच तरह तरह का आक्रोश होता है, होना भी चाहिए। किसी भी लोकतंत्र में आक्रोश बहुत स्वाभाविक चीज है। तो उस आक्रोश को अभिव्यक्ति देने के लिए उसको एक माध्यम की जरूरत होती है, कैसे प्रकट हो। तो ये प्रोटेस्ट तो उसी का एक रूप है और लोकतंत्र में इसको एनकरेज करना चाहिए। लेकिन अगर इस तरह हम प्रोटेस्ट करने के लिए जो एक्टिविस्ट वहाँ जाएं, उन्हीं को अभियुक्त बना दें, उन्हीं के खिलाफ मुकदमे कायम कर दें और कहें साहब इन्होंने भड़काया था, इन्होंने इंसाइट किया था या इन्होंने षड्यंत्र किया था, तो ये एक खराब परंपरा बन रही है। क्या आपको लगता है दिल्ली पुलिस की जैसी स्थिति आज दिखाई दे रही है, जो चार्जशीट के मामले में नजर आ रही है, इससे पहले दिल्ली पुलिस की कभी ऐसी दुर्दशा दिखाई दी? हमने हैदराबाद में हुआ गैंगरेप देखा है, वहां पर पुलिस वालों ने उन 5 आरोपियों को एनकाउंटर में मार दिया। हमारे यहाँ निर्भया जैसा कांड हुआ, लेकिन दिल्ली पुलिस ने जैसा प्रोफेशनल काम करके दिखाया, उनको एनकाउंटर में नहीं मारा और उनको पूरा सुप्रीम कोर्ट तक पैरवी करके आखिर सजा दिलाई। वो दिल्ली पुलिस अब ऐसी क्यों हो गई है सर? ये एक बुरी बात है। देखिए 1984 में दिल्ली पुलिस का एक फेलियर दिखाई देता है, बहुत बड़ा फेलियर है, जाहिर है कि उसको तो वो अक्षम में है। लेकिन उसके बाद कभी इस तरह का फेलियर खास तौर से किसी सांप्रदायिक स्थिति में दिल्ली पुलिस का नहीं दिखाई दिया। और दिल्ली पुलिस को माना जा रहा था कि एक प्रोफेशनल संगठन है और देश की राजधानी की पुलिस है, तो उसे प्रोफेशनल भी होना चाहिए, उसके बाद संसाधनों की कमी भी नहीं होनी चाहिए, उसकी बेहतर ट्रेनिंग होनी चाहिए। लेकिन इस जो कुछ हुआ नॉर्थ ईस्ट जिले में और जो दंगे फसाद हुए, उनमें दिल्ली पुलिस ने कोई बहुत अच्छा नाम नहीं कमाया, मैं ये कह सकता हूँ। क्या आप देखिए, जामिया मिलिया इस्लामिया और जेएनयू, 2 विश्वविद्यालय इसी शहर में हैं, दोनों में एक ही जैसी घटनाएं हुई और दोनों में दिल्ली पुलिस का जो रिएक्शन था वो एकदम एक दूसरे से विपरीत है। एक जगह वो अंदर घुस के छात्रों को पीट रही है, लाइब्रेरी में घुस के पीट रही है। दूसरी जगह वो अंदर जो बलवा कर रहे हैं लोग, जिनकी इमेजेस पूरे देश को दिखाई दे रही है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ये कह के नहीं कर रही कि उसे वाइस चांसलर ने अंदर घुसने की इजाजत नहीं दी। तो एक यूनिवर्सिटी में तो आपको वाइस चांसलर की इजाजत की जरूरत नहीं, और 10 किलोमीटर दूर दूसरी यूनिवर्सिटी में आपको वाइस चांसलर की इजाजत की जरूरत है। तो ये तो एक दिल्ली पुलिस को कोई बहुत प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाता ये कृत्य। क्या अमित शाह के आने के बाद ऐसा हुआ? क्योंकि मैं 2-3 एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। 30 हजारी कोर्ट में पुलिस ने वकीलों पर गोली चलाई, वकीलों ने पुलिस वालों को मारा, उसके बाद पुलिस वाले दिल्ली हेडक्वार्टर के बाहर इकट्ठे हो गए, वहां रोने लगे। अमूल्य पटनायक आए तो अमूल्य पटनायक की वोटिंग कर दी, जो उनके पुलिस कमिश्नर थे।
रोते हुए पुलिस वाले दिखाई दिए, हम पिटने के लिए आए हैं क्या, हम पिटने के लिए आए हैं क्या। और यहाँ पुलिस के उसके बाद देखिए जेएनयू के स्टूडेंट जो ब्लाइंड स्टूडेंट है, जिसे आज दिव्यांग कहा जा रहा है, उसको सड़क पे पीट रहे हैं अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये दिल्ली पुलिस का जो चरित्र है वो अमित शाह के आने के बाद बदला है क्या सर? देखिए, वैसे तो दिल्ली पुलिस का चरित्र दिल्ली पुलिस कमिश्नर के कंडक्ट से निर्धारित होना चाहिए, उसमें गृह मंत्री का सीधी कोई भूमिका होनी नहीं चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से इस दौरान हमने देखा कि दिल्ली पुलिस के बहुत सारे फैसले बजाय दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में लिए जाने के वो नॉर्थ ब्लॉक में लिए जा रहे थे। तो उसमें तो निश्चित रूप से गृह मंत्री को भी कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करनी पड़ेगी। दिल्ली पुलिस इतनी नाकारा सी नजर आई दिल्ली दंगों के दौरान कि एनएसए को सड़क पे उतरना पड़ा। इसे आप कैसे देखते हैं? पहली बार ऐसा दिखा कि दंगे में एनएसए को जमीन पे उतार दिया सर। हाँ, नहीं आना चाहिए था। मेरा एक प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर होने के नाते मेरा ये विश्वास है और मेरा मानना है कि एनएसए को नहीं आना चाहिए था। ये दिल्ली पुलिस की लीडरशिप को कमजोर करता है। अगर एनएसए खुद आ जाएंगे तो पुलिस कमिश्नर क्या करेगा, या उसके पुलिस कमिश्नर के नीचे जो सारे ओहदेदार हैं, जिसमें ज्वाइंट कमिश्नर हैं, एडिशनल कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है, ये लोग क्या करेंगे? ये चेन ऑफ कमांड टूटती है। और किसी भी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में और किसी खास तौर से सशस्त्र बल में तो चेन ऑफ कमांड का बड़ा महत्व होता है। तो एनएसए को बिल्कुल नहीं आना चाहिए था, ये गलत परंपरा पड़ी है। मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं आपके अनुभव के आधार पर। आप 37 साल की पुलिसिंग का अनुभव रखते हैं, मैं 14 साल की रिपोर्टिंग का छोटा सा अनुभव रखता हूं, बहुत छोटा सा विद्यार्थी हूं पत्रकारिता में। मैंने देखा जब दंगा हो जाता है तो उस इलाके में जो पुराने थानेदार रह के गए होते हैं, चाहे वो कहीं और पे पोस्टिंग होते हैं, उनको लाके वहां लगाया होता है। नए थानेदार से कंट्रोल नहीं होता है क्योंकि पुराने थानेदार उन लोगों को जानते हैं, ज्यादा अच्छे बेहतर संबंध रखते हैं। यानी कि लोकल स्तर पे काम कराया जाता है, एनएसए वगैरह को नहीं उतारा जाता। आपका क्या अनुभव है? नहीं, बिल्कुल। मैंने तो पहले ही अभी आपसे ये कहा कि एनएसए का आना एक खराब परंपरा थी। और ये सही है, ये अनुभव बताता है कि जो पुराने थानेदार होते हैं, पुराने अफसर, पुराने कांस्टेबल भी, बीट कांस्टेबल भी जो उस इलाके में रह चुके होते हैं, उनको बुलाया जाता है और वो मदद करते हैं। उनका अनुभव, उनकी जानकारी, उनका वो सब काम आता है। इसमें बुलाया होगा, मुझे पता नहीं। लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस दौरान जो लोग पहले वहाँ ड्यूटी कर चुके होंगे, वो कांस्टेबल होंगे, वो सब इंस्पेक्टर एसीपी होंगे, उनको जरूर बुलाया होगा। जरूर बुलाया होगा, आपकी जानकारी एनएसए को नहीं आना चाहिए। जी जी, जरूर बुलाया होगा, एनएसए को नहीं बुलाना चाहिए था। लेकिन अब बड़ा सवाल एक मैं आपसे और समझना चाहता हूं। आपने देखा होगा चार्जशीट के दौरान 3 चीजें उभरी हैं सर। एक, देवबंद उभरा है कि देवबंद से आई हुई भीड़ ने दंगा किया है, क्योंकि पार्लियामेंट में खड़े होकर अमित शाह ने कहा था कि यूपी से आए हुए 300 लोगों ने दंगा किया है। नंबर 1 चीज उसको किया गया। दूसरा, दिल्ली का जामिया जो पूरा मूवमेंट चल रहा था सीए को लेकर, वहां के लोगों ने शाया, जिन्हें आप एक्टिविस्ट कह रहे हैं, उन पे ये आरोप लगा। तीसरा, पीएफआई पे आरोप लगा कि जैसे उत्तर प्रदेश में पीएफआई ने सीए के दौरान फंडिंग कराई, दंगे कराए, वैसे ही यहाँ पे करा। ये क्या दिखाता है? मुस्लिम संबंधित जो संस्थान है उन जगहों को चिन्हित करना, उन नेताओं को, उन पार्टियों को, उन संगठनों को चिन्हित करना, ये किशोर इशारा करता है चार्जशीट। हाँ, ये अगर जानबूझ करके सारी चीजें लिखी गई हैं तो ये बुरी चीजें हैं। क्योंकि देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बलवाई आए थे, वो हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। ये तो तमाम जो अखबारी रिपोर्ट्स हैं उनसे, अच्छा, जिस इलाके में ये हुआ था वहाँ के ज्यादातर लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, इन इलाकों से काम करने आते हैं और वापस जाते हैं। तो वो दोनों पक्षों के आए होंगे, ऐसा नहीं सिर्फ मुसलमान आए होंगे, हिंदू भी आए। इस तरह की सूचनाएं थी। पीएफआई जरूर अपने आप में एक थोड़ा संदिग्ध संगठन है और सांप्रदायिक उसकी गतिविधियां रही हैं। लेकिन अब पुलिस के पास क्या पीएफआई के खिलाफ सबूत है ये मुझे पता नहीं। अगर उनके पास प्रमाण है तो ठीक है। लेकिन जामिया को इसमें बार बार लपेटना ये उचित इसलिए नहीं। देखिए, जामिया अभी भी जो यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग आई है देश के, उसमें जामिया को काफी ऊंची रैंकिंग मिली, बल्कि दिल्ली विश्वविद्यालय से जामिया की रैंकिंग ज्यादा ऊंची है। और जामिया का एक इतिहास है, आज़ादी की लड़ाई से लेकर के। आप देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन जुड़े थे, महात्मा गांधी जुड़े थे। आज भी जामिया में एक लिबरल और डेमोक्रेटिक सेकुलर धारा जो है वो काफी मजबूत है। तो किसी विश्वविद्यालय को सिर्फ इसलिए कि अल्पसंख्यक समुदाय का विश्वविद्यालय है, अगर आप उसको इसमें लपेटेंगे तो उसकी छवि का एक, उसका तो नुकसान करेंगे ही, बल्कि आप देश का नुकसान करेंगे। क्योंकि उसी विश्वविद्यालय से बहुत सारे आपके ब्यूरोक्रेट्स, आपके जर्नलिस्ट, आपके फौजी अफसर, बहुत सारे उस विश्वविद्यालय से आ रहे हैं, वो सब हतोत्साहित होंगे। तो जामिया का नाम मुझे लगता है कि
अगर बहुत मजबूत सबूत ना हो तो इसे सतही तौर पर नहीं खींचा जाना चाहिए, नहीं तो इसमें लाना चाहिए जामिया को। लेकिन सर ये तो कल्चर बन गया है। आज हमारे विदेश मंत्री, आज हमारी वित्त मंत्री जेएनयू से आती हैं, लेकिन जेएनयू को बताया जाता है कि वहां पे देशद्रोही हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग है। ये कल्चर बन गया है। मैं आपसे उस वक्त जब आप गाजियाबाद में थे, हाशिमपुरा के 45 लोगों को लेके गाजियाबाद में मारा गया, 2 जगह पे, गंग नहर पे, दूसरे हिंडन नदी पे, उस वाले मामले में पिछले साल फैसला आया, 19 पीएससी के जवानों को कोर्ट ने आखिरी सांस तक उम्र कैद की सजा सुनाई है। उसी दौरान मेरठ के मलियाना में इससे भी एक खतरनाक घटना हुई थी। घर में घुस घुस कर मुसलमानों को मारा गया था। पुलिस ने मिलकर दंगाइयों के साथ पूरी वारदात को अंजाम दिया था, जिंदा जला दिया था, लेकिन उस मामले में आज तक इंसाफ नहीं आ पाया। आप दोनों घटनाओं को अपने अनुभव से आज के दिल्ली दंगा के परिप्रेक्ष्य में रखते हुए कैसे देखते हैं सर? वो आप भी पुलिस ऑफिसर थे, मेरठ में भी एसपी जो थे वो भी पुलिस ऑफिसर थे, और दिल्ली में जो पुलिस वाले हैं वो भी पुलिस ऑफिसर हैं सर। देखिए, ये चूंकि अब मुझसे जुड़ी बात है तो कहना उतना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि अगर हाशिमपुरा में जिन लोगों को पीएसी ने उठाया, अगर उनको मेरठ में ही मार के और वहीं नहर में डाल देते तो हाशिमपुरा में भी कुछ नहीं होता, जैसे मलियाना में कुछ नहीं हुआ। क्योंकि वो हाशिमपुरा के लोगों को वो गाजियाबाद ले आए जहाँ मैं बैठा था, तो लिहाजा वो फंस गए। क्योंकि उसके बाद फिर मैं अगले 15-20 साल तक उनका पीछा करता रहा और अंत में उनको सजा हुई। तो मलियाना तो एक हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है भारतीय डेमोक्रेसी के लिए और भारतीय सेकुलर डेमोक्रेसी के लिए। जो पिछले 30 साल से घिसट घिसट के वो मुकदमा चल रहा है, उसका कुछ नहीं हो रहा। उसको तो युद्ध स्तर पर भारत सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को, सबको गंभीरता से लेना चाहिए और वो मुकदमा भी उसी तरह अपने निर्णायक फैसला तक पहुंचे जिस तरह हाशिमपुरा पहुंचा, इसकी कोशिश करनी चाहिए, मैं ये सोचता हूँ। आखिरी में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं आपके तजर्बे के लिहाज से। जब दिल्ली में दंगे हो रहे थे और तब मामले शांत हुए, उसके बाद आप भी जमीनी सतह पर गए थे, आपने क्या पाया था सर? देखिए, खराब घटनाएं देखने को मिली। मैं नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में दंगे के बाद गया, तो खराब घटनाएं इस अर्थ में थी कि पड़ोसियों ने पड़ोसियों पे हमले किए, जो आम तौर से हम ये एक मनुष्य के स्वभाव के खिलाफ समझते हैं। धार्मिक स्थलों पे हमले हुए, शिक्षा संस्थानों पे हमले हुए, कई स्कूलों को नष्ट किया गया। और ये दोनों तरफ, इसमें मैं किसी एक समुदाय को दोषी नहीं ठहराऊं, दोनों तरफ से हो रहे थे। केवल इसका जो बुरा पक्ष है और जो तस्वीरों में भी दिखाई दिया, कि आपने देखा होगा कि वो कमोबेश ये हिंदू और पुलिस एक पक्ष हो गए और मुसलमान दूसरे पक्ष हो गए। पुलिस को कोई पक्ष नहीं होना चाहिए था। आपने देखा होगा पथराव करते हुए, वो बीबीसी ने भी दिखाया है कि पुलिस पथराव कर रही है, उसके साथ हिंदू भी खड़े हैं, वो पथराव कर रहे हैं, और सामने से मुसलमान पथराव कर रहा है। तो पुलिस को तटस्थ रहना चाहिए। हिंदू और मुसलमान, जैसे ही उसने खाकी कपड़ा पहन लिया तो ये मान लेना चाहिए कि अब वो ना हिंदू है ना मुसलमान है। तो ये एक दुर्भाग्य है जो इस, क्योंकि दंगों पे मैं काम करता रहा हूँ, लिखता रहा हूँ, मेरा अपना अनुभव है कि ये अक्सर ये हो जाता है, अक्सर क्या ज्यादातर हो जाता है कि दंगे शुरू तो हिंदू और मुसलमान के बीच में होते हैं, लेकिन जल्दी ही उसमें हिंदू और पुलिस एक पक्ष हो जाता है और मुसलमान दूसरे पक्ष हो जाते हैं। तो इसको रोकने के लिए ये जरूरी है कि पुलिस की बेहतर ट्रेनिंग, अच्छा प्रशिक्षण भी हो और पुलिस में मुसलमानों की संख्या भी बढ़ाई जाए। माइनॉरिटीज का रिप्रेजेंटेशन, माइनॉरिटीज में मुसलमान क्योंकि सबसे बड़ी माइनॉरिटी है, तो उनका रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ाया जाना चाहिए। और ये स्थिति नहीं आनी चाहिए कि ऐसा लगे कि पुलिस भी एक पक्ष हो गई है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पुलिस भी एक पक्ष हो गई, हिंदू और पुलिस एक पक्ष हो जाए और मुसलमान जो है वो एक पक्ष बनकर रह जाए, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन एक चीज और आपने गौर की हो, दिल्ली दंगों में जो लोग आरोपी बनाए गए, खासकर जो मुस्लिम हैं जिन पे मुकदमे दर्ज हैं, उन पर यूएपीए लगा दिया गया। क्या आपने देखा कभी दंगों के मामले में कभी यूएपीए का इस्तेमाल किया गया हो? देखिए, यूएपीए तो अभी हाल का कानून है, पिछले ही कुछ वर्षों में आया है। यूएपीए की मंशा ठीक हो सकती है, लेकिन यूएपीए फिर सिर्फ मुसलमान बलवाइयों के ऊपर क्यों लगाया गया? उसे हिंदू बलवाइयों के ऊपर भी लगाया जाना चाहिए। और निष्पक्ष होकर अगर लगाएं तो किसी को शिकायत नहीं होगी। शिकायत तब होती है जब आपको लगता है कि एक खास समुदाय के खिलाफ लगाया गया। जैसा मैंने आपसे बताया ना कि इसमें, मैं तो अखबारों के माध्यम से मुझे जानकारी मिल रही है, मुझे बहुत कम चार्जशीट दिखाई दे रही हैं जो हिंदू बलवाइयों के खिलाफ है। जबकि मरे मुसलमान ज्यादा हैं, तो स्वाभाविक है कि ज्यादा हिंदू गिरफ्तार होने चाहिए थे या उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल होनी चाहिए थी। तो वो दुर्भाग्य से नहीं हो रहा। अगर हिंदुओं के खिलाफ भी यूएपीए हो रहा है तो ये बुरा नहीं। अगर यूएपीए ईमानदारी के साथ और निष्पक्ष तरीके से लागू किया जाए तो ठीक है, वो कानून की मंशा तो ठीक है ही है।
तो लेकिन अब इसमें जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, जो खासतौर से मुसलमान अगर अब शब्द इस्तेमाल करना चाहे दिल्ली में, उनके जी। मन में ये कसक जरूर रह गई है कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा। तो इस जो कसक को दूर करना ये पुलिस का काम है। वो अगर ईमानदारी के साथ कोशिश करें और इस कसक को दूर करें तो मुझे लगता है कि वो देश के लिए और हमारे लोकतांत्रिक और ये जो धर्मनिरपेक्ष संविधान है उसके लिए बहुत अच्छा होगा। बहुत शुक्रिया सर। मुझे उम्मीद है दिल्ली पुलिस को शायद शर्म आए, आपकी बात को सुने या उसका ज़मीर कुछ जागे और वो माने कि जो वो कर रही है चार्जशीट के नाम पर मुसलमानों के अंदर जो कसक वो छोड़ रही है उसको शायद दूर करने की कोशिश करे, लेकिन लगता नहीं है। अब ऐसे आप जैसे पुलिस ऑफिसर कहीं रह गए। आपके जज्बे को एक बार फिर सलाम करते हैं। आप ना होते तो आसिमपुरा के मुसलमान जो 45 मारे गए थे शायद उन्हें कभी इंसाफ मिल पाता। एक चीज़ यहाँ पे ये भी आप लोग जान पाएंगे कि चार्जशीट जब कोर्ट में जाएंगे और जब इन पे बहस होगी क्या ये टिक पाएंगे, क्योंकि इससे पहले हमने तमाम जगह देखा है कि बड़े बड़े मामलों में फंसाया गया लेकिन आखिरकार वो सारे मामले धराशायी साबित हुए और तमाम लोग बरी होकर आए हैं। लेकिन सवाल यही खड़ा रह जाएगा कि लोग मर जाते हैं और आखिर में कहा जाता है कि ये दोषी नहीं थे। तो आखिर मारने वालों का जो दोषी है वो कौन था, इसका कोई जवाब नहीं दे पाता है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।